राइट। सो अगर अपन बात करें कि अपन ने बोर्स मॉडल में क्या बेसिक मॉडल बनाया है, तो हमने ऑलरेडी ये बोल रखा है कि बोर के हिसाब से एटम में सेंटर में न्यूक्लियस होता है, एटम के सेंटर पर न्यूक्लियस होता है। इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में घूमता है जिसको अपन बोलते हैं nth ऑर्बिट, और उसकी होती है एक वेलोसिटी जिसको अपन बोलते हैं vn। ये अपन ने कुछ पैरामीटर से आर एन वी एन जैसे निकाल लिया, आर एन और वी एन डिफाइन करा, निकाला उसको, एन ऑर्बिट का नंबर बोला, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की रेडियस निकाली। अब अपन को कैलकुलेशन करना है इसमें एनर्जी की। ठीक है, तो अगर अपन बात करें, कैलकुलेट करें एनर्जी, तो इट इज कॉल्ड एज, वी आर डूइंग नाउ एनर्जी कैलकुलेशंस। ठीक है, तो अगर अपन इस इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो इसकी कौन कौन सी एनर्जी है, तो देखो दो रीजन से एनर्जी है। कल मैंने तुमको जो एनर्जी के फॉर्मूले लिखवाए थे उसमें एक एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv²। तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि मोशन में है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मोशन में है, उसकी वेलोसिटी है, तो एक काइनेटिक एनर्जी होगी। और फिर एक ये दूसरी चीज कि ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस चार्जेस हैं, अपोजिट है, पर ये चार्जेस। तो जब अपन दो चार्जेस को कुछ डिस्टेंस पर रखते हैं, कुछ डिस्टेंस पर रखते हैं, तो उनकी सिस्टम की एक पोटेंशियल एनर्जी आती है। दोज आर टू एनर्जी। तो अगर अपन टोटल एनर्जी निकालें तो इट इज सम ऑफ दोज टू एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मैं सीधे सिंबल्स लिख रहा हूं क्योंकि वो सिंपल सिंबल्स हैं। टोटल एनर्जी इज कॉल्ड एज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये जो टोटल एनर्जी है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम है। ठीक है, अब अगर अपन बोले कि ये टोटल एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल का सम है, ये क्या चेंज होने पर चेंज होगी, तो एनी जो अपन इलेक्ट्रॉन में, सॉरी, जो अपन एटम में चेंज कर सकते हैं वो क्या है, जो अपन एटम में चेंज कर सकते हैं वो क्या है, उसका ऑर्बिट। कि अभी ये n ऑर्बिट में है, लेट्स से दिस इज 1, तो ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में हुआ। अगर मैं इसको कुछ एनर्जी दूं, या फॉर एक्स वाई जेड रीजन, किसी भी रीजन से इसका ऑर्बिट 1 से 2 हो गया, तो अगर इसका ऑर्बिट 1 से 2 होगा तो कल हमने देखा था रेडियस बढ़ेगी। अगर ऑर्बिट 1 से 2 हुआ तो रेडियस बढ़ेगी, वो वेलोसिटी देखा था कम होगी। फिर चेक फॉर्मूलास तो उससे दिख जाएगा, रेडियस बढ़ेगी, वेलोसिटी कम होगी। अगर रेडियस बढ़ी तो जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था k q1 q2 by r, वो पोटेंशियल एनर्जी बदलेगी क्या? यस बदल जाएगी, यस है ना? यस मैं सर। निकाल के दिखाऊंगा, पूरा डेरिवेशन करेंगे, पर पोटेंशियल एनर्जी बदलेगी। अच्छा, रेडियस बढ़ी, वेलोसिटी कम हुई, तो वेलोसिटी कम हुई तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। कम ना हो, चेंज होगी क्या? यस अगर v चेंज हुआ तो ke चेंज होगा। तो मतलब ऑर्बिट चेंज होने से ये दोनों ke और pe चेंज हो रहे हैं, मतलब टोटल एनर्जी चेंज हो रही है। तो क्योंकि ये टोटल एनर्जी इस n पे डिपेंड करती है, इसको अपन लिखेंगे En। So this is same, total energy in En same, this is energy in nth orbit। nth ऑर्बिट की एनर्जी, उसको मैं En लिख देता हूँ, टी भी लिख सकते हो हमेशा चाहो तो, बट En नॉर्मली फॉर्मूले में चलता है। ठीक है, तो En अपन को कैलकुलेट करना है, टोटल एनर्जी इन nth ऑर्बिट कैलकुलेट करना है। अलग से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक बार निकाल लेते हैं। तो ke प्लस पी, जब ke निकालोगे तो काइनेटिक एनर्जी या पहले पोटेंशियल निकालते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर Q1 Q2 का सिस्टम? Q1 Q2 के सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी थी k Q1 Q2 बाय r, है ना? तो k Q1 न्यूक्लियस का चार्ज, Q2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, बाय r तो बीच की दूरी rn। अब इसमें देखो k तो अपना कांस्टेंट है, ZE विथ साइन, तो अगर नहीं लगा रखा तो वो पॉजिटिव होगा, ZE विथ साइन पॉजिटिव, ZE विथ साइन न्यूक्लियस का चार्ज है।
और इलेक्ट्रॉन के चार्ज में मैंने इस बार -e लिखा है। तो अपन ने कल छोटा सा डिस्कशन करा था कि अगर हमको चार्ज पुट करना है तो एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता कितना है? 1.6 10 power 19 -1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और जो 1.6 इंटू 10⁻19 है प्रोटॉन वैल्यू के लिए अपन ई यूज करते हैं सिंबल। ठीक है, वैल्यू के लिए अपन ई यूज करते हैं सिंबल। ठीक है, तो दिस इज -e, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अब फोर्स के केस में जब अपन फोर्स लिख रहे थे फॉर्मूला था K⁴ तब यहाँ ई लिखा और अब -e लिखा, जबकि होता वो -e है। तो वो ऐसा क्यों था? क्योंकि उस केस में अपन फोर्स का केवल मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे थे, साइन में कोई इंटरेस्ट नहीं था। क्यों ऐसा था? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर किसी की भी बैकग्राउंड नॉइज आई तो दैट इज द लास्ट टाइम यू आर अटेंडिंग द क्लास। नो बैकग्राउंड नॉइज एट ऑल। लास्ट टाइम होगा क्लास अटेंड कर रहे हो, कभी क्लास नहीं अटेंड कर पाओगे। वॉर्न नहीं करूंगा, सीधा क्लास से बाहर कर दूंगा। आगे बात समझ में? माइक ऑन करके Yes, बोलो। sir. यस यस सर यस सर किसी की भी Yes, sir. बैकग्राउंड नॉइज आई फॉर एनी रीजन, कुछ भी हो रहा हो, तुम्हारे भूकंप आ रहा हो, अर्थक्वेक आ रहा हो, बैकग्राउंड नॉइज नहीं आनी चाहिए। ओके ठीक है, सर इलेक्ट्रॉन का सर तो साइंस सर ऊपर लगेगा इलेक्ट्रॉन ना? का जो चार्ज है वो -e क्यों लिखा? क्योंकि अपन हम एनर्जी निकाल रहे हैं। तो देखो होता क्या है, फोर्स नो सर मैं इसमें कंफ्यूजन है सर। क्या सर मैं ये बोल रहा था सर ऊपर लगेगा ना तो माइनस से उधर लगाया इलेक्ट्रॉन सर नेगेटिवली चार्ज रहता है सर उसमें। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तभी तो -e लिया है। यस सर। इलेक्ट्रॉन ऊपर पे लगा- नेगेटिव चार्ज है इसलिए तो -e लिया है यहाँ पे। यस सर। राइट, वो बोल रहा है ई के मतलब ई के जो ऊपर माइनस लगाते वो साइन का बोल रहा है, वो क्यों नहीं लगा ऐसा? इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं E-, लिख ले। इलेक्ट्रॉन दिखाने के लिए इस तरह से लिखा जाता है। माइनस साइन तो एक्चुअल माइनस साइन वाला साइन है ये। राइट, एनीवेज सो मैं बोल रहा था कि जो फोर्स है, फोर्स में साइन चेंज करने से क्या बदलता है? फोर्स का साइन चेंज करो, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस करो तो क्या चेंज होता है? डायरेक्शन। फोर्स होता नहीं। अब हम बोले कि 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है एक बॉडी पे और फिर -10 न्यूटन लग रहा है, तो फोर्स तो सेम ही है। यस एनर्जी में क्या होता है? एनर्जी का साइन चेंज होने से एनर्जी कम बढ़ हो जाती है। हम बोलते हैं कि अगर एक बॉडी के पास, किसी चीज के पास 10 जूल एनर्जी है, ठीक है, अगर किसी के पास -10 जूल एनर्जी है तो वो बहुत कम है। -10 जूल एनर्जी 0 से कम होगी, +10 जूल एनर्जी 0 से ज्यादा होगी। तो -10 और +10 एनर्जी विच इज ए स्केलर क्वांटिटी में साइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे एनर्जी कम या ज्यादा हो जाती है। फोर्स में साइन इंपॉर्टेंट है, बट फोर्स में साइन से डायरेक्शन पता चलती है, और अपन ने डेरिवेशन करते टाइम डायरेक्शन अलग से दिखा दी थी। इसलिए अपन को यहाँ एनर्जी चाहिए तो अपन को साइन लेना है, वहां पे इसकी जरूरत साइन की नहीं थी। तो जब अपन इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली क्या आ जाएगी? इट विल कम आउट टू बी -kZe²/Rn। माइनस साइन के साथ -kZe²/Rn। ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। नेक्स्ट लेट्स फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? ½ mv² ½ mv², है ना? काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होती है। सर जेडी तो अपना न्यूक्लियस का वो है ना चार्ज। डेडी न्यूक्लियस का चार्ज है, राइट। ½ mv² इज द काइनेटिक एनर्जी। अब देखो अभी अभी तुमने अलजेब्रा पढ़ी, अलजेब्रा में तुमने देखा होगा, मैं तो सिंपल सी चीज पूछ रहा हूँ कि अगर मैं इस पोटेंशियल एनर्जी और इस काइनेटिक एनर्जी को यहाँ रख दूं तो ये दोनों टर्म्स ऐड होके एक हो जाएंगी क्या? यस सर हो जाएगी। अच्छा, अगर ए और बी को मैं ऐड करूं Variable तो change. what is a plus b? What is a plus b? A plus A B. plus B C. What is a plus 2a? What is a plus 2a?
3A. 3A. तो यहाँ पे वो a प्लस बी जैसी चीज हो रही है, दो टर्म्स हैं, एक ये और एक ये, इनको ऐड करोगे ऐड नहीं होंगी। तो अपन को करना क्या है, इस हाफ एम वी स्क्वायर को, इसको भी चेंज कर सकते हो इफ यू विश, बट हाफ एम वी स्क्वायर को कर रहे हैं, हाफ एम वी स्क्वायर को हमको जेड ई और आर के टर्म्स में लाना है। ठीक है, जेड ई और आर एन के टर्म में लाना है, के भी आ सकता है, फिर हम उनको ऐड कर पाएंगे। तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हम फोर्स की इक्वेशन फिर से यूज करते हैं। फोर्स की जो इक्वेशन थी, जो बराबर करी थी, वो क्या थी, तो फोर्स में अपन ने इक्वेशन लिखी थी के जेड ई स्क्वायर बाय आर एन स्क्वायर इक्वल्स एम वी एन स्क्वायर बाय आर एन। ये फोर्स में इक्वेशन लिखी थी फोर्स बैलेंसिंग में। इसमें से एक आर एन से आर एन कैंसिल करो तो देखो एम वी एन स्क्वायर क्या है, के जेड ई स्क्वायर बाय आर एन। ये फोर्स वाली इक्वेशन है, एफ सी इक्वल्स एफ ई। तो अपन एम वी स्क्वायर की जगह काइनेटिक एनर्जी में एम वी स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं, के जेड ई स्क्वायर बाय आर एन, इसको यहाँ रख दो। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई, हाफ एम वी स्क्वायर की जगह ये रख रहा हूं, के जेड ई स्क्वायर बाय आर एन। अब चेक, ये जो काइनेटिक एनर्जी निकाली और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये टर्म और ये टर्म, ये ऐड हो जाएंगे क्या? Yes. यस सर। Yes, अब sir. दोनों में के जेड Yes, स्क्वायर sir. आना है, माइनस साइन प्लस माइनस साइन वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता, बाकी टर्म तो सेम है। अब बाकी टर्म सेम है तो एक साथ रख देते हैं, इनको एक साथ पुट करो, En क्या आएगा, En क्या आएगा, तो पहले आ गई पोटेंशियल एनर्जी माइनस के, मैंने पहले लिखा क्या, काइनेटिक लिखी है, तो पहले काइनेटिक एनर्जी हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर एन प्लस पोटेंशियल एनर्जी तो माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर एन, पी प्लस के ई, इनको कम सिंप्लीफाई कर लो, के जेड ई स्क्वायर बाय आर एन कॉमन लोगे, 1/2 माइनस 1 इज माइनस 1/2, ई एन आ जाएगा माइनस 1/2 के जेड ई स्क्वायर बाय आर एन, माइनस 1/2 के जेड ई स्क्वायर बाय आर एन। ये अपना टोटल एनर्जी का आर एन के टर्म्स में फॉर्मूला आ गया, और सिंप्लीफाई करेंगे इसको अभी। ठीक है, सर हाँ तो जैसा आपने बताया सर, अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव लिया, फिर फोर्स में नेगेटिव ले लेते तो फिर आंसर बेटा समझाया तो था, नहीं सर, मतलब फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा ना सर। मैंने समझाया था, क्या समझ आया था मैंने, चलो तुम बताओ क्या समझाया था मैंने। सर वहाँ पर तो सर फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड लेंगे इसलिए, और फिर यहाँ पर मैग्नीट्यूड नहीं लेंगे सर, इसलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है सर। हाँ तो इसमें क्या नहीं समझ आया आपको? ये सर यही पूछ रहा हूँ, फिर वहाँ पे मैग्नीट्यूड लेंगे इसलिए फिर साइन से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना। वहां पर मैंने एग्जैक्ट वर्ड क्या बोले थे कि हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए, साइन लो मत लो नहीं फर्क पड़ेगा, ये बोला था। यस सर। ये तुमको याद था? यस सर। तो पूछ क्या रहे थे? सर यही कंफर्म कर रहा था। कंफर्म कर रहे थे, ठीक हो गया कंफर्म। यस सर। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी, ये टोटल एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों में देखो सिमिलर टर्म्स हैं, अदर देन माइनस और 1/2 जहाँ पे भी जो आ रहा है सब कुछ सेम है। तो इससे अपन क्या करते हैं, इससे अपन पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी को रिलेट कर लेते हैं। ये एक दूसरे से रिलेटेड है, ऐसे रिलेटेड है कि एक की वैल्यू मिल जाए तो दूसरे की मिल जाएगी। देखो कैसे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस 2 को यहाँ ले जाओ, माइनस छोड़ दो, के जेड स्क्वायर छोड़ दो, बस 2 को यहाँ ले जाओ। तो अगर ये 2 यहाँ गया तो 2 टाइम्स ई एन क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ई एन माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन, विच इज देखो बिल्कुल यहाँ एज इट इज लिखा है, माइनस के जेड स्क्वायर, वो क्या है पी। 2 टाइम्स ई एन इज इक्वल टू पी, ये अपना पहली चीज आ गई। पोटेंशियल एनर्जी इज डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज डबल ऑफ टोटल एनर्जी। दूसरी चीज, इस माइनस साइन को यहाँ ले जाओ, 2 यहाँ गया था ना, वैसे माइनस को ले जाओ, 2 यही रहने दो,
ये माइनस यहाँ गया तो माइनस ऑफ k is equals to minus en. हाफ mv स्क्वायर, या ये माइनस साइन इधर गया तो ये के इक्वल्स 1/2 के जेड स्क्वायर बाय आर एन। तो माइनस साइन अगर यहाँ गया तो माइनस ऑफ एन के के बराबर हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। तो अब बेसिकली जो मैंने दो एक्सप्रेशंस लिखे हैं, ये एक्सप्रेशन से तुम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू En से निकाल सकते हो कि अगर तुम्हें En दे दिया तो काइनेटिक एनर्जी भी निकल जाएगी, पोटेंशियल भी। फॉर एग्जांपल, है ना, चैट में लिखना है आंसर। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी इफ टोटल एनर्जी इज 10 जूल? व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी इफ टोटल एनर्जी इज 10 जूल? अच्छा, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी इफ total energy is -5 joule? -10। ये दोनों के इसमें कौन आधा कर रहा है उसको? यहाँ पर इतनी सिंपल सी चीज में भी गलत कर रहे हो कि यहाँ पर बस तुम्हें जो वैल्यू बोल रहा वो लिखना है। पहले केस में 10 था, ये 20 आया, -5 था तो -10 आया। ठीक है, ये 2 जो है, ये माइनस साइन को यहाँ लिख दूं, यहाँ की जगह यहाँ लिख दूं, तो क्या बचेगा यहाँ पे? हाफ के जेड स्क्वायर बाय आयरन, वो के के बराबर होता है। हाफ के जेड स्क्वायर बाय आयरन वो के के सर एक बराबर। डाउट पूछ लूं? रुक जाओ, जस्ट वेट अ सेकंड में। हेलो, किसी को मालूम है क्या ये FC और FE ये कल की वैल्यू ही लिखी है ना सर ने, जो कल निकाली थी अपन ने फोर्स की? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई हाँ वही लिखी है। आगे पूछूंगा, इससे अच्छा तुमसे ही पूछ लेता हूँ, डाउट तो क्लियर हो जाए। चलो राइट, तो ये अपन को ये जो कन्वर्जन से क्लियर है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के। यस सर। यस ठीक सर। है, तो Yes, बेसिकली अपन को ओवरऑल समझना ये है कि हमें En की वैल्यू मिल जाए अगर, तो हम पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं। जैसे अगर मान लो En की वैल्यू दी है -15 जूल, इफ टोटल एनर्जी इज -15 जूल, कैसे निकाली वो देखते हैं अभी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी अगर टोटल एनर्जी -15 है तो? 50 +15 है ना, +15 15 विच इज इम्पोर्टेंट, पॉजिटिव। अगर En नेगेटिव है तो के पॉजिटिव, En पॉजिटिव है तो के नेगेटिव। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, तो बेसिकली इन दोनों एक्सप्रेशंस में En इंपॉर्टेंट है, वो मिलेगा तो Pe भी मिल जाएगा, Ke भी मिल जाएगा। अगर तुम चाहो तो एक तीसरा रिलेशन इससे भी बना सकते हो कि अगर हम En, Pe और Ke में रिलेशन बनाए तो En इज माइनस ऑफ Ke, यहाँ रख दो। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। ये मैंने दोनों को मिला के लिखा है, चाहो तो ये भी याद कर सकते हो, याद ना करो तो निकालना तो आना ही है। ठीक है ना, याद नहीं करो तो निकालना आना चाहिए। ठीक है, P इज -2 Ke। पहले दो इंपॉर्टेंट है ज्यादा, बाकी तो फिर चलेंगे। पहले दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सप्रेशंस। नाउ लेट्स ट्राई एंड फिगर आउट कि अपन E, हाँ ये बीच में जो आपने बॉक्स बनाया है ना, ये वाला? FC नहीं, बीच में सर, बीच में। ये हाँ हाँ, तो इसमें क्या लिखा है? FC = FC लिखा हुआ है ना? FE।
इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कल लिखा था वही सेम चीज लिखी है। हाँ वही पूछ रहा था। हाँ, ऊपर ने इक्वेशन यूज करी है ना बैलेंसिंग की, उसको मैंने लिखा है। सर वो FC लिखा है। FC इक्वल्स FE। तो मुझे ये एक डाउट है, तो जैसे ये अपना जेडी है इंटू अपना वो न्यूक्लियस का चार्ज इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो उनका स्क्वायर हो जाएगा क्या दोनों का? तो ये स्क्वायर करा तो है, लेकिन वो चार्ज तो अलग ही होंगे ना, दोनों का मल्टीप्लाई में होगा ना। ये E है और ये E है। अलजेब्रा पढ़ी है? यस सर। तो E इंटू E क्या होता है? ओके, तो मतलब जो नेगेटिव मींस इलेक्ट्रॉन की रोटेशन नहीं बेटा, के नेगेटिव आएगी नहीं। ये तो देखो ऐसा है कि अपन जब एटम में एक्चुअली EN निकालेंगे तो EN हमेशा नेगेटिव आएगा, तो के हमेशा पॉजिटिव आएगा। काइनेटिक ऐसी नेगेटिव नहीं होती। हाँ बेटा। सर एक बार ये बता सकते हैं ये E माइनस से क्यों लिया है? E माइनस क्या? ये जो हमने फॉर्मूला माइनस में लिया ये सर इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? सर माइनस। अच्छा सर ऊपर लगा दिए। यस सर। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन चार्ज माइनस ही तो होता है। यस सर ऊपर सही। वो लिखने का तरीका होता है, इलेक्ट्रॉन को E माइनस लिखते हैं, वैल्यू पुट करोगे तो माइनस ऑफ E माइनस ऑफ 1.6 इंटू 10⁻19। सर सर अभी आप यही बता रहे थे सर कि सेकंड फॉर्मूला ऑफ माइनस के इक्वल टू EN नहीं हो सकता। नहीं सर आप बोल रहे थे ना के कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। हाँ सर फॉर्मूले का मतलब यही तो हुआ सर, माइनस के इक्वल टू EN नहीं हो सकता ना सर। अच्छा, माइनस के देखो इसमें लिखा क्या है, के इक्वल माइनस EN, ये तो सही है। यस सर। इससे तुम्हें क्यों लग रहा है कि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगी? पर नीचे जो माइनस साइन लगा है, फिर नीचे जो EN निकला है ना फिर माइनस हाफ के सर उससे लग रहा है सर कि ना उसमें वैल्यू रख दी के की तो माइनस के ही आ जाएगा। अगर इसमें तुम किसी भी शब्द को अगर ध्यान से थोड़ा और सोच के बोलते ना तो मैं समझ आता है कि इसमें कोई भी मैं वैल्यू रख दूं, कोई भी Z, कोई भी RN, कोई भी के और E तो वैसे कांस्टेंट है, तो ये हमेशा नेगेटिव आएगा, इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। आएगी नहीं आएगी? -10 -5 -15, और जब उस -10 -5 -15 को तुम यहाँ रखोगे तो के हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये बोला था मैंने। यस ये निकालने के लिए अपन को इसको और सिंप्लीफाई करना है, तो इसमें अपन RN का एक्सप्रेशन रख देते हैं, -k ZE² RN का एक्सप्रेशन रख देते हैं। RN का एक्सप्रेशन -k ZE² 2 RN। RN क्या था? RN क्या था? h², यहाँ पे n² ऊपर डिवाइडेड बाय ऊपर 4 पाई, बहुत बड़ा है एक्सप्रेशन वो। टू h² n² अपॉन 4 पाई स्क्वायर k ZE² इंटू ME। एक ME भी था क्या? यस सर। आई बनी नहीं। यस सर। 4 पाई स्क्वायर के RN का एक्सप्रेशन रख दिया। हाँ बेटा RN सही है, P इज ऑलवेज नेगेटिव क्योंकि ये हमेशा नेगेटिव होता है, राइट। ये इसको सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने में यहाँ पे EN क्या आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल, माइनस साइन एज इट इज रहेगा, ये आ गया माइनस साइन, 2 से 4 कटेगा तो यहाँ 2 बचा,
पाई का स्क्वायर बचा, के और के हो जाएगा के का स्क्वायर, ई स्क्वायर और ई स्क्वायर मिल जाएगा ई की पावर 4, एक आ जाएगा एम ई, नीचे आ जाएगा एच का स्क्वायर, है ना, ये 2 आ गया, ये पाई स्क्वायर आ गया, ई और ई का स्क्वायर हो गया ई की पावर 4, ये के इंटू के होगा के स्क्वायर, ये एम ई आ गया, बचा क्या जेड, एक जेड भी था, मतलब जेड इंटू जेड, फॉर्मूले में भी जेड आता है ना, जेड, हाँ जेड था, वही आ गया जेड इंटू जेड, जेड स्क्वायर हो जाएगा नीचे एच स्क्वायर और इंटू एन स्क्वायर, तो ये इनका एक्सप्रेशन है, एक बार वहां लिखा है, एक बार यहाँ लिखते हैं इसको अच्छे से। En इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर वैल्यू आई कहाँ के से? स्क्वायर ई की पावर 4 एम ई अपॉन एच स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। सेम चीज लिखिए फिर से, वहां पे स्पेस नहीं है, 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई की पावर 4 एम ई और इंटू अलग से लिखा है जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर और नीचे एच स्क्वायर है, ठीक है। ये कहाँ से तो आया? कहाँ से आया? इतनी देर से क्या कर रहे हो? सो गए थे क्या? नींद लग गई थी? हैं? नहीं सर, देख नहीं रहे कहाँ से आया? एक्सप्रेशन ड्राइव कर रहे हैं, ईएन का एक्सप्रेशन लिखा, कहाँ से? यहाँ से लिखा। आर एन कल लिखा था, वही सेम चीज यहाँ लिखी है। आर एन क्या था? एक्स सर आ गया सर, स्क्वायर पाई स्क्वायर ई स्क्वायर के एम ई जेड। एक्सप्रेशन को क्लब यस कर सर, दिया, आ गया सर, आ गया। एक्सप्रेशन आ गया, है ना। सवाल पूछने से पहले थोड़ा सा ध्यान देना होता है, नहीं तो सवाल का जवाब तो मिल जाएगा, समझ कुछ नहीं आएगा। चलो, ये ईएन का एक्सप्रेशन है, इसमें अपन ने सेम काम करा है कि जो कॉन्स्टेंट्स हैं 2 पाई के जेड ई एम ई एच, उन सबको एक साथ लिख लिया, जो साइन था नेगेटिव वो लिख लिया, नंबर था 2 वो लिख लिया, जेड और एन अलग कर दिया, क्योंकि अपन जेड और एन को डिफरेंट एटम डिफरेंट ऑर्बिट में चेंज कर सकते हैं। एटम बदलेगा तो जेड बदल जाएगा, ऑर्बिट बदलेगा तो एन बदल जाएगा, पर उन सारे एटम्स ऑर्बिट्स में जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो वही के वही रहेंगे। तो व्हेन वी पुट वैल्यूज ऑफ ऑल कॉन्स्टेंट्स, मतलब मैं 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई की पावर 4 और ये एम ई, इन सब की वैल्यू जब पुट करूंगा तो फाइनली विल गेट is a value, final value, that is En is equal to minus, ये माइनस साइन 13.6 into z square by n square, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये यूनिट है, and this is energy of electron in a single atom। अपन ने सब कुछ एक एटम के लिए डिराइव करा है, 2 एटम है तो 2 से, 10 एटम है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। En इज इक्वल टू माइनस, जो माइनस साइन था वो, इंटू 13.6। 13.6 क्या है? इन सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू मिला के वैल्यू पुट करने पे आएगी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर अ सिंगल एटम। एनर्जी की यूनिट के साथ क्लियर है इसका जो फॉर्मूला आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ रही है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रही है फॉर एटम। अब अगर अपन इसको चेंज करें टू एनी अदर यूनिट, तो इसमें सिंपली अपन को जो यूनिट्स का कन्वर्जन है वो पता होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, तो अगर मुझे इसको जूल में निकालना है तो मैं क्या करूंगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वो एनर्जी है, जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट हो जाएगी। अब वो जूल में निकालने को निकाल सकते हो, याद कर सकते हो, पर ज्यादा कॉमन क्या है कि एनर्जी इन जूल रेदर एनर्जी इन किलो जूल, 1000 से और डिवाइड कर दो, और फॉर 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल एटम। तो देखो जूल में कन्वर्ट करने के लिए इसको 13.6 हो, ये तो वही का वही रहेगा,
13.6 को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करा जूल में कन्वर्ट करने के लिए, किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए फिर 1000 से डिवाइड करा, और 1 मोल के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 मोल के लिए एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय एक एटम की एनर्जी इतनी है, 1 मोल की कितनी होगी, इनटू एवोगाड्रो। ठीक है, ताकि आपको याद रहे मैं एक कन्वर्जन दिखा रहा हूँ। -13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 1000 और इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 z² बाय n², एज इट इज सेम z² n²। ये वैल्यू यहाँ से उठाई, माइनस साइन यहाँ से उठाया, इससे मल्टीप्लाई करा तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल हो गया, 1000 से डिवाइड करा तो किलो जूल हो गया, इससे मल्टीप्लाई करा तो ये जूल की बजाय, एक एटम की बजाय 1 मोल के लिए हो गया। सो दिस इज योर वैल्यू इन किलो जूल पर मोल। ये उसकी यूनिट है, वहां स्पेस नहीं है। ओवरऑल जब तुम इसको इसको और इसको क्लब करोगे, इनको सबको एक साथ मिलाओगे, तो ये वैल्यू आएगी -1312 इंटू z² बाय n² किलो जूल पर मोल। ये 13.6 माइनस के साथ रखना है, माइनस के साथ 13.6 फॉर 1 एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड -1312 फॉर 1 मोल एटम्स इन किलो जूल। 1 एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मोल एटम इन किलो जूल, दोनों बहुत फ्रीक्वेंटली काम आते हैं। ज्यादा यही आता है काम, ज्यादा काम एक एटम में होता है, बट अगर कभी ये आ जाए तो यूज करना है, सीधा याद रखना है उसको। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम से, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम से किलो जूल पर मोल में कन्वर्जन क्लियर है? यस सर। ठीक है ना, ये Yes, वन sir. नंबर्स भी दिखा रखे हैं, ये यूनिट है, यहाँ लिख लेना साइड में, तो मैंने नीचे लिखी है। सो दिस इज किलो जूल पर मोल। नाउ व्हाट वी डू विद दिस इज कि अपन इसको यूज करके किसी भी एटम जिसपे बोर्स मॉडल लगाया जा सकता है, किन पे लगाया जा सकता है बोर्स मॉडल? 1 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जिसके पास हैविंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन वाले एटम या आयन पे, है ना, उनके किसी भी एटम, मतलब जो भी एक इलेक्ट्रॉन वाला एटम या आयन है जिसका तुमको एटॉमिक नंबर पता है, वे किसी भी ऑर्बिट में टोटल एनर्जी निकाली जा सकती है, En निकाला जा सकता है ना। अब यहाँ देखो, फॉर एनी वैल्यू ऑफ Z एंड N, अब तुमने इतनी बेसिक अलजेब्रा पढ़ी ली, बार बार आज अलजेब्रा का डिफरेंस आ रहा है, किसी भी Z और N की वैल्यू के लिए ये En पॉजिटिव हो पाएगा क्या? दोनों का स्क्वायर है तो बहुत ऑब्वियस आंसर है। वैसे Z और N भी कभी नेगेटिव होते नहीं है। एटॉमिक नंबर नेगेटिव होता है क्या? नो सर नहीं हो सकता। जीरो भी नहीं होता, नेगेटिव भी नहीं होता, होल नंबर आता है। हाइड्रोजन से लेके जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स है, सबके एटॉमिक नंबर होल नंबर्स हैं, पॉजिटिव होल नंबर्स हैं। उसका स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव नंबर ही रहेगा। n ऑर्बिट का नंबर है, वो n ऑर्बिट का नंबर है, अगेन इट्स अ पॉजिटिव होल नंबर 1 2 3 4, तो जब मैं उसका स्क्वायर करूंगा तो पॉजिटिव वन होल नंबर ही रहेगा। तो z² बाय n² इज पॉजिटिव 13.6 एंड ये माइनस साइन, तो ये माइनस साइन क्या करेगा, इस En को ऑलवेज नेगेटिव कर देगा, हमेशा नेगेटिव कर देगा। En यानी कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनर्जी ऑफ एटम when the electron is in nth orbit in the orbit is always negative, हमेशा नेगेटिव होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में है तो एनर्जी हमेशा क्या होगी, टोटल एनर्जी नेगेटिव होगी। अगर टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव है तो उसका डबल क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव वैल्यू का दुगना क्या होता है, नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है? पॉजिटिव सर, पॉजिटिव। अच्छा, नेगेटिव वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करते तो वो पॉजिटिव हो जाती है। नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा। नेगेटिव ही होगा, तो 2 टाइम्स En दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, ये भी आएगी हमेशा नेगेटिव आएगी।
ये भी क्या आएगी हमेशा नेगेटिव। EN अगर हमेशा नेगेटिव है तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी हमेशा पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव। है ना। ये जनरल ट्रेंड है, हमेशा आप याद रख सकते हो कि अगर अपन एनर्जी कैलकुलेशन करके निकाले तो इस फॉर्मूले को देख के समझ आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इफ इट इज इन ऑर्बिट इज ऑलवेज नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव एंड काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है। अब नॉर्मली जब अपन एनर्जीज की बात करते हैं, आई डोंट नो तुमने अभी तक किस चैप्टर में कहाँ कितनी एनर्जी की बात करी, वैसे तो वर्क पावर एनर्जी पढ़ा नहीं तुमने फिजिक्स में अभी, पर जब अपन नॉर्मली एनर्जी की बात करते हैं तो अब तक तो वो पॉजिटिव ही होती थी। अब अचानक से इसमें ऐसा होगा कि हमेशा नेगेटिव है, हमेशा नेगेटिव है। इसके लिए आपको बस क्या ध्यान रखना है कि एनर्जी अगर हमेशा नेगेटिव है तो दिमाग में एक सिंपल चीज, बहुत ऑब्वियस चीज याद रखो कि इट इज लेस देन जीरो। दिस एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन जीरो। ठीक है। बाकी इसका नेगेटिव होने का इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये फॉर्मूला यूज करके अपन कैलकुलेट कर सकते हैं EN, Z और N की वैल्यू चाहिए। इसकी अपन एक सेट ऑफ वैल्यू लेके किसी एटम में थोड़ी कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, लेट्स ट्राई। ये बीच वाला सेक्शन क्लियर कर दूं, लिख लिया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अपन कैलकुलेशन किसी भी एटम के लिए कर सकते हैं, तो लेट्स ट्राई एंड डू दिस फॉर H एटम। फॉर हाइड्रोजन एटम मतलब कि Z एटॉमिक नंबर 1 है, N इक्वल टू ये ऑर्बिट नंबर हो जाएगा। फिर अपन निकालेंगे EN, KE और PE, जस्ट ऑब्जर्वेशन के लिए। ठीक है। फिर हाँ बेटा, फॉर्मूला लिखा ही इसलिए था कि तुम याद करो। जो भी चीज बॉक्स में है वो आपको याद होनी ही चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन आया कि सर बताओ फर्स्ट ऑर्बिट में H एटम की टोटल एनर्जी क्या, तो बस तुम्हें Z और N रखना है, और अगर तुम नहीं बता पाए तो फिर मैं बताऊंगा। अगर सीधा फॉर्मूला पुट करके क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन गलती से भी तुम्हें मेरे से नहीं पूछना है कि फॉर्मूले में पुट करके आंसर आया। मेक श्योर अगर फॉर्मूले में पुट करके आंसर आ रहा है तो वो तुम खुद से कर पाओ, नहीं तो तुमको जेईई की तैयारी के बारे में सोचना चाहिए फिर से। नहीं होता ऐसा, है ना। एक बॉक्स में फॉर्मूला है, उस पे बेस सीधा क्वेश्चन हमको खुद से करना है। कुछ ट्विस्ट आएगा तो मैं बताऊंगा कि क्या होता है। बेसिक स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे क्वेश्चन हमें सीधे से करना है। सारे फॉर्मूले, जो भी चीजें मैं बोर्ड में लिख के बॉक्स में रख रहा हूँ वो तुमको याद होना चाहिए। नहीं करना याद, ऑप्शन है, पूरा डेरिवेशन याद करो फिर, क्योंकि तुम्हें उसका काम तो पड़ेगा। कहाँ से आई ये वैल्यू, तो इनको रख के आई। ये कहाँ से आया, इस स्टेप से आया। ये कहाँ से आया, इसके पहले के स्टेप से आया। तो अपन ने पढ़ना कल स्टार्ट करा था बोर मॉडल, वहां से लेके अभी तक का सारा काम करोगे तो तुम्हें ये वैल्यू मिलेगी। और दूसरा ऑप्शन सीधे याद कर लो, तो योर चॉइस, मतलब योर चॉइस, इट्स अप टू यू, है ना। और काम तो हर क्वेश्चन में पढ़ना है, तो इसलिए याद करना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। फर्स्ट ऑर्बिट में H एटम के, फर्स्ट ऑर्बिट में H एटम के लिए टोटल एनर्जी निकालें, तो मतलब Z फर्स्ट ऑर्बिट है और Z हाइड्रोजन एटम है, तो 1 एंड N भी 1, तो व्हाट इज टोटल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हैं, -13.6, है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, मैं बार बार यूनिट नहीं लिख रहा, जगह कम है। फिर अगर अपन इसको यूज करें, के की हमें वैल्यू मिल गई और सॉरी पी की टोटल एनर्जी की वैल्यू मिल गई और के निकालें, तो बस माइनस साइन हटा दो, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 13.6। फिर हमें अगर टोटल एनर्जी मिल गई और पोटेंशियल एनर्जी निकालें, तो इसी को एज इट इज बस दुगना कर दो, तो 13.6 का दुगना क्या होगा 27.2। और माइनस साइन नहीं भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें साइन से भारी गड़बड़ होती है। देखो होता ऐसा है कि बोला टोटल एनर्जी -13.6 से याद कर लिया, नेगेटिव होती, डबल करा और डबल करने में माइनस खा गए, तो ऐसा नहीं करना है। डबल करोगे माइनस तो रहेगा ना, -1 का डबल -2 होता है, 2 थोड़ी होता है, तो -13.6 डबल करा -27.2।
राइट, n इक्वल टू 2 एनर्जी माइनस, देखो 13.6 हाइड्रोजन एटम है Z1 और n की वैल्यू 2 रखो, सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं 4 आ जाएगा, है ना। सर 4 आया। अगर 2 रखे 4 आ गया, 13.6 बाय 4 करो माइनस 3. सारी वैल्यूज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, n इक्वल टू 3, नाइन से डिवाइड करा माइनस एंड फिर ऐसा है कि पैटर्न बन जाएगा, 5 रख दो, 6 रख दो, 7, 8, 10 जो रखना रखते हो। ये अपनी कुछ वैल्यूज आ गई है ना, ये अपनी कुछ वैल्यूज की आ गई। माइनस साइन कहाँ नहीं लिखा मैंने, अच्छा 3.02 में, ठीक। तो दीज आर सेट ऑफ वैल्यूज फॉर एटम के एनर्जी, टोटल काइनेटिक पोटेंशियल इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है ना। ये भी एक तरह से एक चीज अज्यूम, अगर चाहो तो ऐसे लो कि ये भी सब कुछ बॉक्स में ही है, क्योंकि होता क्या है कि अपन को इनकी जरूरत बहुत जरूरत, देखो करना कुछ नहीं है, अपन ने इसमें n की वैल्यू 1 2 3 4 रखी है और ये वैल्यूज आ गई, नेगेटिव से पॉजिटिव करी तो के ही बन गई, डबल करी तो पोटेंशियल एनर्जी बन गई, इसके अलावा तो करा नहीं कुछ। पर होता क्या है कि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमको फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी, थर्ड ऑर्बिट में एनर्जी, फोर्थ ऑर्बिट में एनर्जी बहुत फ्रीक्वेंटली जरूरत पड़ेगी। तो आपके दिमाग में रफ होना चाहिए कि 13.6/9 करेंगे तो 1.51 आता है। ये नहीं बोल रहा कि एकदम रट के बैठ जाओ एनर्जीज क्या है, पर उसमें कैलकुलेशन में हर बार जितना डिवीजन में पहली बार टाइम लगे उतना नहीं लगना चाहिए। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? यस अपन सर। को रफ आइडिया होना चाहिए कि अच्छा 13.6/4 है ना, 3.4 होता है तो राइट। कैसे होगा, बार बार कैलकुलेशन करोगे, हर बार निकालोगे तो इवेंचुअली ऐसा है कि दिमाग में रहेगा। जैसे अगर तुम आज इसको पढ़ रहे हो, अभी इसके क्वेश्चन कर रहे हो, 4 महीने बाद भी अगर खूब सारे क्वेश्चन करके रखोगे ना तो भले ये वैल्यू याद ना रहे, पर जैसे ही वो एक्सप्रेशन 13.6/9 दिखेगा तुम रिकॉल कर लोगे अच्छा ये आता था, या एटलीस्ट तुम एग्जैक्ट ना भी निकाल पाओ, सॉल्व करते करते तो समझ आएगा कि वैल्यू गलत तो नहीं होगी। भाई किसी ने 1.51 की जगह 1.3 ले लिया तो बहुत गलत है ना। पर अगर तुम डिवाइड कर रहे हो तो रफ आइडिया लगना चाहिए कि अच्छा इट इज कमिंग आउट टू इट वाज 1.51, वैसा डबल करने में तो 2 से मल्टीप्लाई कराए एंड सो। फिर अपन ने यहाँ देखो एनर्जीज लिखी। अब इसके बाद जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ फॉर एन एटम इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, और वो कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन है, कॉन्सेप्ट वाइज डिस्कशन है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि अगर हम इन एनर्जीज को इन एज अ ट्रेंड ऑब्जर्व करें, ठीक है। ये वाला राइट मोस्ट प्लीज हटा दूं, लिख ली सबने? यस सर। हाँ देखो सर अगर राइट अपन सर ये पूरे का कौन है क्या सर? क्या हाँ सर ये जेड स्क्वायर सर ऊपर वाला, ये हाँ सर पूरे का नहीं ना अपॉन में? ऊपर का एक्सप्रेशन था, ये पूरा नीचे h स्क्वायर बाय n स्क्वायर था। वो अपॉन चीज पूरा लिख लो ना तुम तो सीधा, वो लिख लो जो ऊपर बॉक्स में लिखा है लेफ्ट में सबसे। राइट। तो अगर अपन ऐसा ट्रेंड इनको ऑब्जर्व करें कि भाई n के साथ साथ चेंज क्या हो रहा है, तो देखो जब अपन ऑर्बिट की बात करते हैं तो n वाली वैल्यू, n की वैल्यू या इलेक्ट्रॉन या एटम में सबसे छोटा ऑर्बिट कौन सा होता है? सबसे छोटा ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट है ना, n इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट। और फिर उसके बाद जो बाकी ऑर्बिट है वो तो बड़े ही होंगे, ऑर्बिट तो बढ़ेंगे। तो मैं ऑब्जर्व ये करना चाहता हूं कि एक एटम में n बढ़ने से, ऑर्बिट बढ़ने से इन एनर्जीज को क्या होता है। तो व्हाट इफ n इंक्रीजेस, अपन स्टार्ट करेंगे सारे फॉर्मूले से जो भी हमने पढ़ा है सब, है ना। चलो एक ही एटम की बात कर रहे हैं। जैसे ही मैंने बोला एक ही एटम, जैसे मैंने बोला एक एटम, मतलब क्या फिक्स हो गया?
जेड और जेड हो गया, जेड हो गया। भी एटम ले लो, Z फिक्स कर दिया। अब N चेंज करा, तो N चेंज करेंगे तो व्हाट हैपेंस टू सबसे पहले Rn, सबसे पहले Rn निकाला था, क्या होता है इसको? दो चीजें लिखते जाते हैं कि जो Rn है वो N स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था, मतलब Rn इंक्रीजेस। समझ आ रहा है कैसे लिख रहा हूं मैं ये? 0.529 N स्क्वायर बाय Z, N बढ़ेगा तो Rn बढ़ेगा, है ना? Vn प्रोपोर्शनल टू 1/n, Vn कम होगा, ये अपन ने कल भी डिस्कस करा था, है ना? वेलोसिटी का फॉर्मूला 2.18 × 6 into Z/n, n बढ़ेगा वेलोसिटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट En, तो En अगर तुम देखो तो प्रोपोर्शनल टू -n स्क्वायर लिखो, सॉरी -1/n स्क्वायर, सॉरी माइनस साइन भी देखो इसमें इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर अपन En के लिए ट्रेंड ही देखें तो n 1 से 4 आने में, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 आने में एनर्जीज की वैल्यू -13.6, -3.4, -1.51 और फिर -0.85 हो रही है। ये वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू 1 से 2 आने पे, 1 से 2 आने पर बढ़ रही है या कम हो रही है? बढ़ रही है सर। बढ़ रही है। एनर्जी की वैल्यू बढ़ रही है, -13.6 से -3.4 बड़ी वैल्यू होती है ना? एक्चुअली और पर कुछ नहीं होता। एनर्जी की वैल्यू -3.4 -13.6 से बड़ी वैल्यू है। तो व्हेन वी इंक्रीज एन, टोटल एनर्जी En इंक्रीजेस। क्लियर है सबको ये? यस सर। है ना? 8 से 10 क्वेश्चन बस इस पे आएंगे सीधा, ओवरऑल जितने तुम टेस्ट दोगे उसमें सब मिला के, कि अगर n बढ़ता है तो टोटल एनर्जी बढ़ती है, फिर n बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी विच इज प्रोपोर्शनल टू सिंपली 1/n स्क्वायर, माइनस भी नहीं है इसमें, तो इट डिक्रीजेस। वैल्यूज हैं, ऑब्जर्व कर लो, जैसे जैसे n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 बढ़ती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू छोटी होती जा रही है ना? फिर चेक पोटेंशियल एनर्जी, प्रोपोर्शनैलिटी -1/n स्क्वायर, सेम एज टोटल एनर्जी, P ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है? ट्रेंड चेक करो, ट्रेंड में किसी को कोई डाउट है? देखो जो सबसे क्रिटिकल है, टिपिकल है, वो तो टोटल एनर्जी का ही है कि टोटल एनर्जी में नीचे n स्क्वायर है, फॉर्मूला वो लिखा है, या वो लिख लो, ये लिख लो, एक ही बात है। नीचे n स्क्वायर है, n स्क्वायर मतलब n बढ़ा तो n स्क्वायर बढ़ा, और नीचे है तो टोटल एनर्जी कम होनी चाहिए थी, पर वो बढ़ क्यों रही है? क्यों बढ़ रही है? माइनस साइन के कारण, माइनस साइन के कारण। तो नेगेटिव साइन होने के कारण टोटल एनर्जी इंक्रीजेस। हम बोल रहे हैं ओवरऑल, इसको समराइज करूं मैं तो मैं बोल रहा हूं कि अगर ऑर्बिट बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगी तो मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ऑर्बिट का साइज बढ़ जाएगा, तो अगर रेडियस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से दूर जाएगा। यस सर। इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस से दूर जाने पर, इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस से दूर जाने पर, यानी कि रेडियस के बढ़ने पर टोटल एनर्जी बढ़ती जाएगी। मतलब सबसे कम टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कहाँ होगी? लास्ट ऑर्बिट सबसे कम कहाँ बढ़ रही है वैल्यू, तो सबसे कम कहाँ होगी? सबसे छोटे ऑर्बिट में, फर्स्ट में, है ना? सबसे छोटे ऑर्बिट में, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में सबसे कम एनर्जी कहाँ होगी? फर्स्ट ऑर्बिट में। और फर्स्ट से सेकंड में जाओगे तो बढ़ेगी, सेकंड से थर्ड में और बढ़ेगी, थर्ड से फोर्थ में और बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ती जाएगी। अच्छा, सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ होगी? टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, आखिरी ऑर्बिट में, लास्ट आखिरी वाले। आखिरी ऑर्बिट में। आखिरी ऑर्बिट और फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में सबसे कम और लास्ट ऑर्बिट में सबसे ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या है? ये फॉर्मूला याद रख लेना, इसको हटा रहा हूं मैं, इनफैक्ट दोनों फॉर्मूले हटा रहा हूं। लिख लिए सबने, नोट कर लिए? यस सर। यस सर।
तो बेसिकली अपन ने ट्रेंड में ऑब्जर्व जो करा है वो ये है कि एज n increases, Rn increases, meaning electron is moving away from nucleus, और उसमें टोटल एनर्जी En जो है वो बढ़ती है. Therefore electron in lowest orbit, which means n equal to 1, will have least energy, मतलब सबसे कम एनर्जी. लोएस्ट ऑर्बिट पे सबसे कम एनर्जी होगी. अब तुमने एक टर्म शायद या एक वर्ड है शायद सुना हो, दैट वर्ड इज स्टेबिलिटी. हाँ, हिंदी में उसको स्थायिता बोलते हैं. जो चीज है ना, स्थिरता तो नहीं, स्थायिता बोलते हैं. स्थायी होना मतलब स्टेबल होना. तो स्टेबिलिटी चीज है. वो चीज कितनी स्टेबल है उसकी एनर्जी पे डिपेंड करती है. बहुत सारे फैक्टर पे करती है. वन ऑफ देम इज एनर्जी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो डिपेंडेंसी क्या होती है स्टेबिलिटी की, एनर्जी की, ये सारी चीजों में सब जगह फिजिक्स केमिस्ट्री में जहां पढ़ो सेम ही है. स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी. जितनी एनर्जी ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी कम. स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी. सर अगर लीस्ट फिजिक्स में वर्क पावर एनर्जी में सर प्रूव करके दिखाएंगे. वेट करो, ठीक है सर. वो क्या लिखा है उधर फर्स्ट लाइन में? फिर से बताना यहाँ पर सर वो एन इंक्रीजेस के आगे मीनिंग. सर आपने वो बोला था सर फर्स्ट लाइन की पूछ रही है, वो पीछे है. सर सबसे फर्स्ट वर्ड मूविंग, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग एज एन इंक्रीजेस. Okay, sir, okay. Meaning electron on moving away from nucleus, meaning electron is moving away from nucleus, right? So stability जो है वो एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. मतलब अगर फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी सबसे कम है तो स्टेबिलिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा है ना. Therefore electron will be most stable when it is in first orbit where it is closest to nucleus. इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस से सबसे पास है तो वो सबसे स्टेबल है, उसकी एनर्जी सबसे कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा है. इसीलिए ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट. फर्स्ट ऑर्बिट को किसी भी एटम के हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट. अगर अपन बात करें ये वर्ड ग्राउंड स्टेट कहाँ से आया होगा, तो जैसे अपन फिजिक्स में अभी तो पढ़ा नहीं बट 10th या 9th में कहीं पढ़ा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, अर्थ और मास की पोटेंशियल एनर्जी, तो वो mgh से निकाली जाती है. mgh से पोटेंशियल एनर्जी निकालते थे, फॉर्मूले जैसे यूज करते थे उसको. वो पोटेंशियल एनर्जी, वो mgh कहाँ पे? जीरो, यानी सबसे कम होती है ग्राउंड पे, जहां h जीरो हो. भाई m और g तो जीरो होंगे नहीं, जो जीरो हो सकता है वो h है. तो अगर h जीरो हो गए मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई और वो ग्राउंड पे होता है. तो अगर एटम में इलेक्ट्रॉन सबसे स्टेबल, जहां उसकी एनर्जी सबसे कम है वहां है, तो उसको भी उसी लॉजिक से ग्राउंड स्टेट बोलेंगे. बात समझ आ रही है? नाम का लॉजिक, नाम का कोई लॉजिक ना भी दे तो चलता है, नाम का कोई लॉजिक ना भी तो चलेगा. मैं बोल रहा हूँ ग्राउंड स्टेट बोलना है, तुमने मान लिया, ठीक है बोलना है. एनर्जी सबसे कम होगी, ये ध्यान रखने वाली चीज है, इंपॉर्टेंट है. किसकी? इलेक्ट्रॉन्स आर मोस्ट स्टेबल. मतलब अगर इलेक्ट्रॉन वहां पर है तो अच्छा है, स्टेबल है.
कहीं और जाना नहीं चाहेगा। सर सर ये क्या है? और फर्स्ट ऑर्बिट के रुक जाओ बाद एक मिनट। सर फर्स्ट बोलो, ऑर्बिट कौन में बोला? सर इलेक्ट्रॉन का सर अट्रैक्शन सर ज्यादा रहेगा ना फर्स्ट हम्म। ऑर्बिट में सर, न्यूक्लियस के पास में जो फर्स्ट ऑर्बिट रहेगी, हम्म, तो सर उसका अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा ना सर, उसका इलेक्ट्रॉन का, हाँ ज्यादा रहेगा ना। तो सर एनर्जी कम। अच्छा, जहाँ अट्रैक्शन कम होता है वहां एनर्जी कम होती है क्या? यस सर। अच्छा, कैसे बताना जरा। तो समझ में नहीं आ रहा सर क्योंकि ज्यादा तुम अट्रैक्शन फालतू तो दिमाग सर लगा रहे हो। तुम फालतू दिमाग लगा रहे हो। अगर वहां कुछ जरूरी चीज होती तो आई एम श्योर मैंने वो वैसा बोल दिया होता। अट्रैक्शन ज्यादा या कम होने से एनर्जी का रिलेशन होता है, तुम्हारे काम का अभी नहीं है ना। होता तो पढ़ लिया होता। ग्राउंड Yes. स्टेट में एनर्जी कैलकुलेशन करके निकाली, सबसे कम आ रही है। किसी भी एटम में निकालोगे तो ग्राउंड स्टेट यानी फर्स्ट ऑर्बिट में सबसे कम होगी। कम एनर्जी मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा, और यहाँ लिखा है। तुमको क्या करना है अट्रैक्शन से? अगर तुम पूछ रहे हो अट्रैक्शन कम होता है ज्यादा होता है तो मैक्सिमम होता है, ये तो ठीक है, पर उसका एनर्जी से क्या रिलेशन है तुम्हें उसका कोई काम नहीं है। काम नहीं है इसलिए बोला नहीं गया। एनीवे, सेकंड कौन Yes, sir, पूछ रहा yes, था sir. कुछ? वो फर्स्ट ऑर्बिट के बाद क्या लिखा पूछ रहा? क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस, इफ इट इज क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस, closest to nucleus when the atom when the electron is closest to nucleus। ठीक है, इसको अपन ने एक तो चीज को नाम दे दिया ग्राउंड स्टेट। दैट मींस कि इलेक्ट्रॉन सबसे क्लोज है न्यूक्लियस के फर्स्ट ऑर्बिट में, इसको अपन ग्राउंड स्टेट बोलेंगे। यहाँ ये सबसे स्टेबल है। अगर अपन एटम में इलेक्ट्रॉन को देखें तो क्योंकि वो यहाँ सबसे स्टेबल है तो वो यहाँ रहना चाहता है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। बट ऐसा होता नहीं कि इलेक्ट्रॉन हमेशा फर्स्ट ऑर्बिट में रहे। फॉर सम रीजन कभी ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से किसी हायर ऑर्बिट में जाए। अब वो हायर ऑर्बिट पे जाने पर देखो क्या होगा। जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से किसी हायर ऑर्बिट में जाएगा, ये चलो लेट्स डिस्कस। फर्स्ट ऑर्बिट हो गया ना, नेक्स्ट डिस्कस कि अगर मैं यहाँ पे, अगर इफ यू स्पेस तो लिख लेना, अलग से नोट चाहे तो वो भी कर सकते हो, कि जैसे जैसे हम n की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, फिर से वापस ट्रेंड पे आ रहा हूँ, जैसे जैसे हम n की वैल्यू बढ़ा रहे हैं 1 2 3 4, टोटल एनर्जी बढ़ रही है। -13.6 से बढ़ी -3.4, -1.5 और बढ़ा, और -0.5 और बढ़ा। ये n के बढ़ने से जो टोटल एनर्जी बढ़ रही है, ये n की मैक्सिमम वैल्यू पर मैक्सिमम आएगी। तो मैं n की यानी ऑर्बिट की सबसे बड़ी वैल्यू क्या लूं? तो देखो n एक नंबर है, ऑर्बिट का नंबर। अब नंबर तो सबसे बड़ा कुछ नहीं होता, देयर इज ऑलवेज अ बिगर नंबर। मैं एक बहुत बड़ा नंबर लिख भी दूं तो देयर इज ऑलवेज उससे बड़ा नंबर, उसमें 2 4 10 जोड़ दो, नंबर और बड़ा हो जाएगा। तो अपन थ्योरेटिकली सबसे बड़े नंबर को लिखते हैं इंफिनिटी। ठीक है, अब इंफिनिटी अपन यूज करते हैं मैथ्स में टू रिप्रेजेंट अ वेरी बिग नंबर, है ना। इंफिनिटी का एटम में क्या यूज है? व्हेन यू से कि इंफिनिटी ऑर्बिट का नंबर है, तो इसका सिंपली मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन इज आउट ऑफ द एटम। इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर कर दिया, मतलब वो इनफाइनाइट ऑर्बिट में पहुंच गया। आ रही है बात समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। भाई तुमने बोला 15वां ऑर्बिट इंफिनिटी है क्या? नहीं है। 15वें के बाद 16वां ऑर्बिट भी होगा, 100th ऑर्बिट भी होगा, 1000वां ऑर्बिट भी होगा। तो इंफिनिटी पहुंचाने का मतलब है बाहर कर दिया, वो लास्ट ऑर्बिट है। आ रही है बात समझ में? यस सर। तो अगर मैं n की वैल्यू बढ़ाते जाऊं तो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी इंफिनिटी, विच इज जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो अगर मैं n बढ़ाता हूं तो हमने ट्रेंड में लिखा en बढ़ता है। en बढ़ता है तो en की वैल्यू भी हाँ बढ़ते 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 मैक्सिमम आनी चाहिए। तो क्या मैक्सिमम वैल्यू होगी en की? 0। अगर हम en के फॉर्मूले में, यहाँ कहीं लिखा नहीं है फॉर्मूला, इफ यू वांट यहाँ पे देख लो, इट वाज -13.6 इंटू z² अपॉन n²। तो नीचे n² था en में।
अगर मैं इस n स्क्वायर को नीचे इन्फिनिटी रख दूं तो इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होगा और 1/∞ 0 होता है। देखो किसी भी ऑर्बिट में एनर्जी पॉजिटिव तो हो नहीं सकती, तो वो हमेशा नेगेटिव होगी। और उन सारी नेगेटिव वैल्यू से सबसे बड़ी वैल्यू ये लिखी है मैंने 0। इन सारी एनर्जी से बताओ, इन सारी एनर्जी से ये वैल्यू बड़ी है? Yes, sir. तो दिस इज द मैक्स वैल्यू। ये मैक्सिमम वैल्यू कब आती है? जब इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल जाता है। इफ En is 0, इलेक्ट्रॉन के एटम से बाहर निकलते ही काइनेटिक एनर्जी 0। पोटेंशियल एनर्जी। तो जब इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकलता है, जैसे भी निकले वो अपन देख लेंगे कैसे निकलता है, पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकलता है सारी एनर्जी 0, टोटल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी 0। ठीक है, रेडियस भी इनफिनाइट होगी। समझ नहीं आ रहा, फिर से बोलो रेडियस बेटा, आपकी आवाज Infinite. एकदम ही क्लियर नहीं आ रही। ट्राई एंड राइट चैट में लिखने की वो कोशिश रेडियस करो। बोल रहे हैं सर हाँ सर सर जैसे सर हाइड्रोजन है उसमें तो सर एक ही ऑर्बिटल मतलब ऑर्बिटल होता है सर। इनफाइनाइट ऑर्बिटल का अच्छा, मतलब एक ही होता है? मुझे नहीं सर पता था। इलेक्ट्रॉन तो एक में ही होता है ना? अच्छा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो एक ही ऑर्बिट होगा, ये भी सर नहीं पता था। इनफाइनाइट सर मुझे नहीं पता सर, आप बताइए। हाँ, इनफाइनाइट ऑर्बिट होते हैं। जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमने लगे वो ऑर्बिट है। उसके अलावा इनफाइनाइट इमेजिनरी ऑर्बिट्स हैं, नथिंग, कुछ है नहीं, पर इलेक्ट्रॉन जितने दूर चक्कर काट रहा होगा वो उसका ऑर्बिट हो जाएगा। मतलब ओके मुझे सर। ऑर्बिट होने के लिए कुछ बनाना थोड़ी है कि एक सर्किल है जिसमें घूमेंगे तो कितने सर्किल है, वो तो इमेजिनरी है, यस सर, जिसमें घूमने लग जाए वो ऑर्बिट है। यस सर, रेडियस इन्फिनिटी होने का मतलब इलेक्ट्रॉन इज farthest away from न्यूक्लियस, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है ना। इनफाइनाइट डिस्टेंस थ्योरेटिकल होता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस थ्योरेटिकल होता है। कैसे कि अगर अपन बात करें एटम, तो लेट्स से एक एटम यहाँ पर है, उसकी न्यूक्लियस है ये, तो ये डिस्टेंस मैंने माना कि भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑर्बिट में है, तो मैं इतना दूर कर दूं, बस खत्म। दिस इज इन्फिनिटी फॉर एटम। एटम इतना सा होता है, उसके लिए यही इन्फिनिटी हो गया। बात समझ आ रही है कि अगर चीज बहुत बड़ी होगी तो डिस्टेंस भी बहुत बड़े होंगे, फिर इन्फिनिटी भी बहुत बड़ा होगा एब्सोल्यूट टर्म में। इलेक्ट्रॉन एटम इतने छोटे छोटे हैं कि उनके लिए 1 सेंटीमीटर ही इन्फिनिटी है। तुम्हें इतनी बड़ी वैल्यू रखना है नीचे कि वो ऊपर वाली वैल्यू डिवाइड करके 1 करके 0 हो जाए। एटम का जो साइज है वो एंगस्ट्रॉम में होता है, वो एंगस्ट्रॉम में होता है। नीचे तुमने 1 मीटर रखा तो 1 मीटर 10⁻10 एंगस्ट्रॉम है, उसका स्क्वायर करा 10⁻20 हो गई। 1/10⁻20 तो 0 ही हो जाता है ऑलमोस्ट, इसलिए इन्फिनिटी इज रिलेटिव। ठीक है, Yes, sir. और उसका मतलब है, इन्फिनिटी का मतलब है एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना। दैट्स इट, फाइनली Yes. मतलब ये होता है। हाँ सर। यस सर, सर ठीक है, यस सर, तब अपन इलेक्ट्रॉन को एटम में न्यूक्लियस से दूर ले जाते हैं तो एनर्जीज बढ़ेंगी। मिनिमम वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट में, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी पे। ये हाइड्रोजन एटम के लिए है, किसी और एटम में है तो जेड की वैल्यू उस एटम के अकॉर्डिंग रख देना। एक ही है तो 2 रख देना, लिथियम में तो 3 रख देना, बेरिलियम में तो 4 रख देना, एंड सो ऑन। बट सर सब में यही आएगा। सर हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जब आउट ऑफ एटम हो जाते हैं तो उसको इन्फिनिटी बोला जाता है। तो सर अगर 4th ऑर्बिट में लेट अस सपोज कि अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो तो ऐसा 4th नहीं उसके होना लिए बेटा, 4th ऑर्बिट में बाहर कैसे निकल गया? 4th ऑर्बिट में तो एटम के अंदर ही है, इन्फिनिटी पहुंचेगा तब बाहर निकला, ऐसा थोड़ी है। 4th ऑर्बिट इज इनसाइड द एटम। यस सर। सर सर ऐसा ही बोल सकते हैं सर, एटम खत्म हो गया तो सर बाहर निकल गया इलेक्ट्रॉन। बोल तू। सर बोलो बोलो जल्दी बोलो। सर ये जैसे -13.6 था, उसके बाद -3.4, तो सर ये एच एटम के लिए तो ये 6th ऑर्बिट पर जाकर इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा। कैसे पहुंच जाएगा? निकालो कितनी वैल्यू आ रही है। यस सर। यस सर, क्या निकालो वैल्यू? यस सर निकाल रहा हूँ।
बोलो और किसको डाउट है? और किसी को डाउट है? सर फिर जैसे आपने बताया अभी इनफाइनाइट ऑर्बिटल होते हैं, तो सर मतलब इलेक्ट्रॉन की मर्जी है, फिर वो पहले से लेके कितने भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल में जा सकते हैं सर? हाँ, मर्जी एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की नहीं होती। इलेक्ट्रॉन तो चाहेगा कि वो स्टेबल रहने के लिए फर्स्ट Yes, ऑर्बिट sir. में रहे हमेशा, ठीक है। यस सर। पर अगर मैं उसको एनर्जी दूं, इतनी एनर्जी दूं कि उसकी एनर्जी -3.4 हो जाए, भाई ये एनर्जी इससे बड़ी है, ये वाली एनर्जी बड़ी है ना, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ था, तुमने उसको एनर्जी दी, उसकी एनर्जी बढ़ के इतनी हो गई तो सेकंड में जाना पड़ेगा, और एनर्जी दी तो थर्ड में जाना पड़ेगा, और दोगे तो फोर्थ में जाना पड़ेगा। इट Yes, इज sir. बेसिकली बिकॉज ऑफ एनर्जी। और इतनी एनर्जी दे दो कि उसकी एनर्जी इससे बढ़ के ये हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचेगा? इंफिनिटी पे। इन्फिनिटी। यस तो डिपेंड्स अपन अपन उसको कितनी एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। यस सर। सर सर हाँ बेटा। सर मैं बोल रहा हूँ कि सर आप जैसे बोल रहे हो कि वो इनफाइनाइट ऑर्बिट में रहेगा, तो सर इनफाइनाइट ऑर्बिट में रहने के लिए सर न्यूक्लियस के पास उतनी एनर्जी भी तो होनी चाहिए कि उस इनफाइनाइट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सके। इनफाइनाइट ऑर्बिट का क्या मतलब होता है? इनफाइनाइट ऑर्बिट Sir, कोई ऑर्बिट infinite होता में है क्या? बाहर तो वो तो फिर एटम से बाहर हो जाएगा ना इनफाइनाइट ऑर्बिट तो। अब वो बाहर निकल गया, बाहर निकल गया, खत्म काम, उसको एटम से कुछ लेना देना तो नहीं सर है। इनफाइनाइट -1 में उससे एक पहले में कितना होता है इनफाइनाइट -1? बताओ वैल्यू लिख के, चैट पे लिखो वैल्यू। इनफाइनाइट -1 कितना होता है? सालों गुजर जाएंगे। सर नहीं मालूम। आज इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट +1 इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट -100 इनफाइनाइट होता है, क्योंकि इट इज रिलेटिव, सब रिलेटिव है। अगर वैल्यू की बात करें कि छोटी वैल्यू कितनी आएगी, तो वो तो n = 15-20 होते ही जीरो के बहुत क्लोज हो जाएगी, उसके बाद सब इन्फिनिटी है। आएगी तो माइनस ही ना सर। सर आएगी नेगेटिव ही। तो इसीलिए इन्फिनिटी रखने पर जीरो। उल्टा सोचो, चलो मैं इलेक्ट्रॉन को दूर ले जा रहा हूँ, एनर्जी दे रहा हूँ, दूर जा रहा है, जब वो एनर्जी जीरो हो गई, वो इन्फिनिटी है, ऐसे बोल देते हैं। चलो, है ना, तुम्हें ऑर्बिट का नंबर नहीं समझ आ रहा ना, तो जब वो वैल्यू जीरो हो जाए तो वो ऑर्बिट इन्फिनिटी है, और उस समय इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर है। ठीक है, यस सर, ये आ गया सर, आ गया सर ये। राइट। तो इसके बाद अब नेक्स्ट चीज यही है कि अपन इस पे गए कि ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर इन ऑर्बिट्स में है तो उसकी ये एनर्जीज होंगी। बाय डिफॉल्ट इट इज सपोज टू बी इन फर्स्ट ऑर्बिट, क्योंकि वह स्टेबल सबसे ज्यादा होता है। हाउ विल इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम दिस फर्स्ट ऑर्बिट टू एनी ऑफ द ऑर्बिट, वो अपन कल डिस्कस करेंगे इन फर्दर एनर्जी कैलकुलेशन। मतलब दिस इज पार्ट, अभी ये आधा है, इसको अपन आगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है सर उसके आज आगे अपन का ने पार्ट। मतलब सर आज अपन ने मतलब है ना सिर्फ ये पढ़ा था कि जैसे फर्स्ट में इतनी एनर्जी होगी, सेकंड में इतनी हुई। कल मतलब ये पढ़ेंगे कि फर्स्ट से सेकंड में जाएगा तो ये फर्स्ट से थर्ड में, इस टाइप। हाँ, कैसे जाएगा? यस सर। एन की अगर आप कोई भी ऐसी वैल्यू है जो लिख पा रहे हो तो en नेगेटिव आएगा। जब इंफिनिटी लिख दोगे तो जीरो। लिख ही नहीं पाएंगे। नहीं लिख पाओगे ना, करो ट्राई, कल पूछूंगा मैं तुमसे, है ना। सर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी को जीरो बोल सकते हैं क्या? इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी को जीरो बोल सकते हैं क्या? अब नहीं बोल सकते ना, शायद इनफिनिटी माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी आएगा। सर एक तरफ से लग रहा है बोल सकते हैं, फिर लग रहा है नहीं बोल सकते सर, थोड़ा कंफ्यूज। सर एक काम करेंगे सर, ये मैथ्स वाले सर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इज अनडिटरमाइंड फॉर्म। ये तुम्हारे मैथ्स में लिमिट नाम के चैप्टर का एक टॉपिक है कि अनडिटरमाइंड फॉर्म क्या होती है। फॉर एग्जांपल, इंफिनिटी की पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1,
है ना, बट इंफिनिटी की पावर 0 क्या होता है? वो भी 1 ही होगा ना सर? पानी होना चाहिए What सर। is वन infinity होगा शायद। infinity? होगा सर। What is infinity upon infinity? Indetermined form, है ना। तो उसकी अपन को एज सच अपने लिए जरूरत नहीं है, मैथ वाले पढ़ाएंगे अपने हिसाब से पढ़ा देंगे, पढ़ लेना, बट दे आर अनडिटरमाइंड फॉर्म, इनको अपन निकाल नहीं सकते, है ना। लॉजिक तुमको बोल देगा कि 0 है और लॉजिक ही बोल देगा इन्फिनिटी है ना। देखो 0 कैसे, तो किसी ने बोला इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी लिखो, ये लो, अच्छा सेम में से सेम चीज घटाते 0 आता है। और किसी ने बोला कि यार आपने अभी बोला था इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी होता है, अब इसमें से एक इन्फिनिटी में कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बचा इन्फिनिटी माइनस ये नॉइज आ रही है सर। विच इज इन्फिनिटी स्क्वायर विच इज इन्फिनिटी। सर किसी का माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज। सर वो आपकी तरह ऊपर से mute कर दीजिए अर्पिता से please। कोई है, उसकी से नॉइस आ रही है। It is undetermined.